दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड तथा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन खंड के साथ विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा, नेट जेआरएफ आदि के नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले इसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को कवर करेंगे। आप जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा गणराज्य क्या होता है या रिपब्लिक क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गणराज्य या रिपब्लिक का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां राज्य यानी देश के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, न कि आनुवांशिकता या वंशानुगत आधार पर। तो गणराज्य जो है गणतंत्र राजतंत्र से इस तरह से भिन्न है कि गणराज्य या गणतंत्र में देश के प्रमुख को निर्वाचन के द्वारा पद प्राप्त होता है, न कि आनुवांशिकता के द्वारा, जबकि राजतंत्र में जो पद है वो आनुवांशिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। अगला तथ्य है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका या प्रियम्बुल में जो न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस क्या है? तो दोस्तों, सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां पर जाति, मत, लिंग, जन्मस्थान, धर्म या भाषा आदि में किसी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए और समाज में सभी को समान स्थान और अवसर प्राप्त हों। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय समाज के सभी लोगों को जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और समाज में सभी को बराबर अधिकार और दर्जे की बात करता है। राजनैतिक न्याय क्या है? तो आप जान लीजिए, राजनैतिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का और सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार हो। इसको राजनैतिक न्याय कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक लोकतंत्र बनाने के लिए, तो इस तरह जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में याद रखेगा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो याद रखिएगा, संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। किसी भी सरकारी संस्था को जो शक्ति प्राप्त होती है वो भारत की जनता से प्राप्त होती है। भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान सुनमनीयता यानी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी
और दुष्नमनीयता यानी कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान के कई उपबंध आसानी से परिवर्तनशील हैं, जिनमें साधारण संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे संविधान के उपबंध हैं जिनको साधारण रीति से नहीं बल्कि विशेष प्रक्रिया का पालन करके संशोधन किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत में जो व्यवस्था है वो संसदीय लोकतंत्र की अपनाई गई है। यहाँ पर संसद जो है, आप जान लीजिए, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पर जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और भारत में संसदात्मक लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश प्रणाली से हुई है और भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उपनिवेश रहा है और इसी प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में चली आ रही थी जो भारतीय लोकतंत्र के अनुकूल थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है और इसका वर्णन संविधान में किया गया है। एक विचारक हैं के.सी. वियर। के.सी. वियर भारत को क्वासी फेडरल राज्य कहते हैं, यानी अर्ध संघीय राज्य। के.सी. वियर ने भारत को एक अर्ध संघीय राज्य कहा है। देखिए, सहभागी लोकतंत्र, तो भारत में कहा जाता है कि सहभागी लोकतंत्र की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं किया जाता है, बल्कि शक्तियां जनता में निहित होती हैं और वो विकेंद्रित रूप से रहती हैं। संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं? तो याद रखिएगा, संघात्मक शासन में 2 सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य सरकारें, और शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि की व्यवस्था संघात्मक शासन में होती है। अगला है आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स महत्वपूर्ण संविधानविद हैं। इनके अनुसार भारत को एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है। भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है, ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। एक अन्य विचारक हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहा है। अगला है भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत क्या है? तो भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है। संविधान द्वारा ही व्यक्तियों के अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है क्योंकि ये समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को संयोजित और संशोधित करता है। संविधान की सर्वोच्चता संघीयता का प्रमुख तत्व है। संघीयता की प्रमुख विशेषताओं में संविधान की सर्वोच्चता होती है क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में या संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और यदि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद हो तो उसमें संविधान के उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उन विवादों को समाप्त किया जाता है और इसके लिए एक सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का मूल संविधान जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। याद रखिएगा, भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा उनके हस्तलिपि में लिखा गया है। संविधान की कठोरता को भी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है ताकि बहुत आसानी से संविधान में परिवर्तन न हो सके। दोस्तों, भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ एकात्मकता के भी लक्षण हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में कौन कौन से एकात्मकता के तत्व हैं। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति है और एकल नागरिकता तथा अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व माने जाते हैं।
भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इसका कारण क्या है तो आप जान लीजिए। भारत में राज्यों का नाम, क्षेत्र और उनका जो है नाम क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्यों का गठन और उनकी समाप्ति की जा सकती है, लेकिन संघ जो है ये अविनाशी है। संघ का जो है पुनर्गठन या उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कहा जाता है भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारतीय संविधान की विशेषता तो जान लीजिए। भारतीय संविधान केंद्राभिमुखी संविधान है। भारतीय संविधान में संघात्मकता के लक्षणों के बावजूद इसका झुकाव केंद्र की तरफ है। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। एक विचारक हैं आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। इसका कारण ये है कि भारतीय संविधान जो है इतना जटिल है, या इसको यूँ कहें कि ये इसका निर्वचन या इसका विवेचन इतना जटिल है कि वकील जो है इसमें अपने ढंग से इसको घुमाते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं और उसका पक्ष रखते हैं, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता या व्याख्याकर्ता सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति भारत की संसद में निहित है, याद रखिएगा। भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति भारत की संसद में निहित है और संसद ही भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च निकाय है। अगला है संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उसी को भारत में अपनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के संबंध में या भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत किया गया है, लेकिन न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। दिल्ली, जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है, और पुडुचेरी, ये जो राज्य हैं 2 यूनियन टेरेटरी हैं। इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, भारत में केंद्र राज्यों का या केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसी तरह दिल्ली, एनसीआर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, याद रखिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत में संघ या केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ये संघ का औपचारिक प्रधान होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का मुखिया यानी राष्ट्र का प्रमुख भी होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र का मुखिया या प्रमुख भी है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि लोग शामिल हैं। इसके अलावा कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, और संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन या मंत्रिमंडलीय शासन भी कहा जाता है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है। अगला है एकल कार्यपालिका। इसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और इनका किसी दूसरे पर उत्तरदायित्व या जो है संबंध नहीं होता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग और समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं और संसदात्मक शासन व्यवस्था की। तो निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका और शक्तियों का पृथक्करण, ये अध्यक्षात्मक शासन या राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका, शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब आइए संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम्स यानी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और इन 207 सदस्यों में 9 महिलाएं थीं। अगला है, आप देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की स्थापना हुई थी या संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। अगला तथ्य है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय B.N. राव, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव, ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। आप जानिए कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो 1934 में मानवेंद्र नाथ राय यानी M.N. राय, जो कि उग्र मानवतावादी विचारक और प्रथम साम्यवादी माने जाते हैं भारत के, इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में ही दिया था। अगला है, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और यही आगे चलकर भारत संविधान की प्रस्तावना में कन्वर्ट हुआ था। अगला है कि माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को लाई गई थी, इसके तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया और मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, लेकिन आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इसमें 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय दिया गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है संविधान का निर्माण करने में। संविधान निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए और कुल अवधि 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था।
11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को इकट्ठा हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक तथ्य ये भी बनेगा कि कितने सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 284 सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 26 नवंबर 1949, जिसको कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन में भारत के संविधान का निर्माण निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अलावा आप देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों कि मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो याद रखिएगा संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थीं। इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थीं। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए थे। संविधान सभा दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और इसके निर्वाचक गणों में विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य तो शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस का जो बहुमत और प्रभाव इतना अधिक था कि संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो याद रखिएगा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। इसके अलावा 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। याद रखिएगा 29 अगस्त 1946 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। ये प्रश्न पूछा भी गया है। प्रारूप समिति के सदस्य टी कृष्णमाचारी, डी खेतान की मृत्यु के पश्चात सदस्य बने थे
और विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कमला चौधरी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई ये संविधान सभा की महिला सदस्य थीं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को सच्चिदानंद सिन्हा ने नामित किया था। तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के और प्रथम अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, जिनको कि सच्चिदानंद सिन्हा ने नामित किया था। और देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य T.T. कृष्णमाचारी थे। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव ने तैयार किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।